हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और विषय है अर्थशास्त्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 44 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी ही होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है निर्धनता एक चुनौती। उसके बाद है अवधि या 45 मिनट, किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्राओं में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्राओं में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्राओं में निर्धनता के विषय में अवगत करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्राओं को निर्धनता के विषय में बोध हो सकेगा। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्राओं को निर्धनता के कारणों के बारे में जानकारी हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हम सभी किस ग्रह पर रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पृथ्वी के किस प्राणी को सबसे बुद्धिजीवी सामाजिक प्राणी माना जाता है।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मनुष्य को। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य की जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं गरीब या निर्धन। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, निर्धन का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं निर्धनता। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक छठा क्वेश्चन करते हैं, निर्धनता एक चुनौती पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम भूगोल के निर्धनता एक चुनौती पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे निर्धनता का अर्थ और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव को निर्धनता कहते हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे निर्धनता का अर्थ और इसमें लिखेंगे निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न करते हैं, निर्धनता से क्या तात्पर्य है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, निर्धनता के क्या कारण है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे निर्धनता के कारण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, निर्धनता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला बेरोजगारी, दूसरा निरक्षरता, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा सामाजिक कारण और पांचवा अशिक्षा। ठीक है। अब इन 5 पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? देखिए आवश्यकता से अधिक मजदूरों और कारीगरों के नगरों और शहरों में आ जाने से कईयों को काम नहीं मिलता और वे बेरोजगार का शिकार बनकर रह जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण ये निर्धनता के कारण हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए निरक्षरता। इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं? देखिए निरक्षरता भी गरीबी का एक अन्य मुख्य कारण है। निरक्षरता के कारण
शहरों में कारीगर लोगों और गांव में किसान लोगों का हर कोई शोषण करने लगता है और वे बेचारे निर्धनता में फंस कर रह जाते हैं। उन्हें मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती, इसलिए उनके लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारण, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, किसी भी देश में पूंजी की कमी, कुशल मानवीय संसाधनों का अभाव, विकास की असमान दर, मुद्रा असंतुलन आदि ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जो निर्धनता को जन्म देती है। निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याओं ने वर्तमान में कई लोगों को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है सामाजिक कारण, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, सामाजिक कारण भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। समाज में व्याप्त अनेक समस्याएं जैसे लिंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और अंधविश्वास निर्धनता जैसे समस्याएं उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक हैं। समाज में रहने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज की नई परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते हैं। नई परिस्थितियों को न अपनाने की वजह से ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ समय पश्चात निर्धनता का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है अशिक्षा, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए, अशिक्षा भी निर्धनता का प्रमुख कारण है, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा ही उसकी आर्थिक स्थिति तय करती है। अशिक्षित व्यक्ति एक अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता और उसका धन कमाने का सामर्थ्य बहुत कम होता है, जिसके कारण वह और उसका परिवार निर्धनता की समस्या का शिकार बन जाता है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से इस तरह निर्धनता के क्या क्या कारण है इसका डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं निर्धनता के 3 कारण बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पहला आर्थिक कारण, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अशिक्षा। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं निर्धनता से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न करते हैं निर्धनता के कारणों को बताइए। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं निर्धनता के आर्थिक कारण बताइए। दूसरा प्रश्न करते हैं निर्धनता के सामाजिक कारण बताइए। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं निर्धनता से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न करते हैं निर्धनता के कारणों को वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।